आदरणीय इतिहास से संबंध रखने वाले भाइयों, मैं आप लोगों के समक्ष मुग़ल शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ था, उसके संबंध में संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। इसका कारण है सिर्फ हमारे बिहार बोर्ड के किताबों में जो हम लोगों ने भी जो पढ़ा, हम लोग अभी तो बिहार बोर्ड के सरकार जो है अपने भारत का इतिहास तो नहीं पढ़ाती। 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल यानी अर्वाचीन इतिहास। मगर अब ये जो है यहाँ के लोग अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में गौण करने का प्रयास किया है। हम लोग के टाइम में तो कुछ पढ़ाई होती थी, मगर अभी वो सब चीज़ नहीं है। हम लोग 75 का विद्यार्थी रहा हूँ, मैट्रिक का। तो अब सवाल है कि वो सब चीज़ अभी नहीं मिल रहा है और विदेश की खाली पढ़ाई पर आ जाए बच्चों को। तो अब नेट पर डालने का एक शौक़ यही हुआ कि हम अपने भारतीय इतिहास को ज़रूर, हम कैसे लूटे गए, कैसे हमारा देश गुलाम हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, इस सब चीज़ को बिल्कुल गौण कर दिया है। इस पर मेरा दिमाग एकाग्रचित हुआ कि इसके बारे में विस्तार रूप से तो नहीं, बल्कि आंशिक रूप से ही, मगर सब बातों पर प्रकाश डाल देना चाहिए। तो अब मैं मोहम्मद शाह रंगीला जो मुग़ल बादशाह था दिल्ली के तख्त पर, उस समय जो नादिर अली शाह ईरान का शासक जो भारत पर आक्रमण किया था, उसके संबंध में कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनने के बाद जो है इस लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो अब लीजिए, नादिर अली शाह। नादिर अली शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1688 ईस्वी को एशिया महादेश के ईरान राष्ट्र के अंतर्गत खुरासान में दर्राए गाजन नामक स्थान पर एक खानाबदोश परिवार में हुआ था। उसने अपनी जवानी में कई सरदारों से संपर्क स्थापित किया। उसकी शारीरिक बनावट सुडौल रहने के कारण उन सरदारों के समर्थन में कई युद्धों में आपसी अपनी वीरता को प्रदर्शित किया था। अब उसके आजीविका पर आइए। उसका रोजी रोजगार खाने का साधन भी तो आजीविका में ना, खाने का जरिया माध्यम तो आजीविका में है कि 1727 ईस्वी में उसकी वीरता से प्रभावित हो खुरासान शासक तहमासिप द्वितीय ने उसे अपना नौकर बना लिया। ईरान का खुरासान का शासक कौन था? तहमासिप द्वितीय। उसने उसको अपना नौकर बना लिया। उसने तहमासिप द्वितीय के साथ सम्मिलित होकर मशहद स्थान का नाम है एवं हिरात को स्थानीय सरदारों से छीन लिया। इन स्थानों पर अलग अलग सरदारों की हुकूमत चल रही थी। तहमासिप के सेना में जाकर के इन्होंने उस पर चढ़ाई की और वो सब मशहद और हिरात को के स्थानीय सरदारों से छीन लिया और खुरासान ईरान के में शामिल कर लिया। अब देखिए, उसकी बढ़ती शक्ति को दमन करने हेतु
अफगान सरदार मीर अशरफ ने खुरासान पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, किंतु नादिर ने मेहमन दोस्त नामक स्थान पर 1729 में अफगानों को पराजित कर अस्फहान तथा सिराज प्रांत पर अधिकार कर लिया। अपने प्रांत से तो उसको भगा ही दिया, इसको भी अफगानों का क्षेत्र भी अपने कब्जे में और कर लिया ज़्यादा मात्रा में। उसने अफगानों को ईरान से बाहर कर दिया। बिल्कुल पहले अफगानी लोग जो है उस पर कब्जा कर लिया था ईरान के क्षेत्रों पर, फिर उससे उसको निकाल के बाहर कर दिया। अब सवाल होता है, यहीं तक वो सीमित नहीं रहता है। अहमद नादिर अली शाह वहीं तक सीमित नहीं है। अफगानों को ईरान से बाहर करने के बाद उसने एक विजय अभियान शुरू किया। दूसरे देश को, दूसरे क्षेत्र को जीतने का एक अभियान चलाया। तो उसका प्रारंभिक विजय अभियान क्या था? अफगानों की तुलना में नादिर अली शाह की सफलताओं को देखकर रूस ने 1732 ईस्वी में गीलान अर्थात ताशकंद तथा माजंदजान के प्रांत ईरान को वापस कर दिए। किंतु इसी वर्ष तहमासिब द्वितीय ने उस्मानी तुर्कों से संधि कर ली। ये क्या है? उस्मानी तुर्क यानी उस्मानी खलीफा लोगों का जो है हुकूमत चल रहा था। तो जहाँ भी होता था खलीफा लोगों का, तो सल्तनत उस्मानिया के नाम से वो मशहूर होता था। उससे इसने संधि कर ली। तुर्कों ने संधि के तहत तबरेज, हमदान एवं लोरिस्तान के प्रांत छोड़ दिए। इसने जो जीत लिया था, रूस का इलाका को जीत लिया था, तो एक दोनों के बीच में एक संधि हो गई। तो रूस के जीते हुए ज़मीन को जो है तहमासिब ने संधि के तहत छोड़ दिया। वह कौन कौन क्षेत्र था? तबरेज, हमदान एवं लोरिस्तान, एक प्रांत, दो तीन प्रांत थे, रूस को छोड़ दिया। किंतु गर्जिस्तान तथा आर्मीनिया अपने अधिकार में रखे। और अक्षम शाह ईरान तहमासिब द्वितीय की संधि से क्रुद्ध होकर अक्षम शाह ईरान तहमासिब द्वितीय की संधि से क्रुद्ध होकर उसने नादिर अली ने संधि को तोड़ दिया और 1732 में ही अस्फहान पहुंचकर तहमासिब द्वितीय को पदच्युत करके उसके नाबालिग सुपुत्र अब्बास तृतीय को राज सिंहासन पर बैठा दिया तथा वह क्या करता है? उस्मानी सल्तनत के सरदारों के क्षेत्रों पर आक्रमण करता रहा और 3 वर्ष तक तुर्कों के साथ युद्ध होता रहा। अब गर्जिस्तान और आर्मीनिया पर अधिकार उसने जुलाई 1733 में बगदाद वर्तमान इराक की राजधानी के निकट एक युद्ध में नादिर को पराजय की मुँह देखनी पड़ी तथा वह इस युद्ध में घायल भी हो गया। किंतु इसी वर्ष करकूक नामक स्थान पर उस्मानी तुर्कों को पराजित किया। 1735 में येरीवान के निकट
बागवंद नामक स्थान पर नादिर शाह ने तुर्कों को पराजित कर गर्जिस्तान और आर्मीनिया पर अधिकार कर लिया। ये सब क्षेत्र जो था पहले तुर्कों के कब्जे में था। अब रूस के प्रांतों पर अधिकार। बागवंद की महान सफलता के पश्चात उसने रूस के बाकू तथा दागिस्तान के प्रांत छोड़ने के लिए कहा तथा धमकी दी कि अगर यह प्रांत न छोड़े गए तो वह उस्मानी तुर्कों से संधि कर रूस के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यह दबाव किस पर बनाया? रूस पर। रूस को सुनाया कि हम उस्मानी तुर्कों से मेल करके संधि करके फिर हम रूस पर अटैक करेंगे, चढ़ाई करेंगे। अब जो है इस समय में क्या होता है, रूस नादिर शाह की धमकी से भयभीत होकर युद्ध किए बिना बाकू एवं दारिस्तान को छोड़ दिया। अब ये तो अभी सेनापति या फौज के हालात में घूम रहा है। इन विजयों ने नादिर अली शाह की प्रसिद्धि में चार चांद लगा दी। ईरानी उसे ईरान का मुक्तिदाता समझते थे। इस हेतु उसके समक्ष ईरान की सत्ता सौंप दी। नादिर अली शाह अब्बास तृतीय को पदच्युत कर 1736 में ईरान का सम्राट बना। बात समझ में आ गई कि नादिर अली शाह ईरान का शासक कब बना? ध्यान देने की बात है। 1736 में। और फिर वह जो है तुर्की के साथ संधि कर रहा है। 17 अक्टूबर 1736 को ईरान एवं तुर्कों के मध्य संधि प्रपत्र पर दोनों शासकों के हस्ताक्षर हो गए। 17 अक्टूबर 1736 को ईरान एवं तुर्कों के मध्य संधि प्रपत्र पर दोनों शासकों के हस्ताक्षर हो गए। तुर्कों ने गर्जिस्तान और आर्मीनिया पर ईरान का अधिकार स्वीकार कर लिया तथा दोनों राष्ट्रों का सीमा वही निश्चित हुई जो सुल्तान मुराद चतुर्थ के समय में निश्चित हुई थी। अब वहाँ से वो चलता है कहाँ के लिए? कंधार विजय करने के लिए। कंधार विजय करने के लिए चल रहा है। ज़रा ध्यान देने की बात है। कंधार विजय करने के लिए वो चल रहा है। नादिर अली ईरान की गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने 80,000 सैनिकों के साथ कंधार की ओर चला जो अभी तक अफगानों के अधिकार में था। उसने 9 महीने के घेराबंदी के पश्चात 24 मार्च 1738 में कंधार विजय कर ली। तो ये तो रहा उसके वहाँ से यहाँ आने कंधार में प्रवेश करने का। अब वो काबुल पर भी आक्रमण कर रहा है। इसको भी देखिए। अफगान की भारी संख्या कंधार से भाग करके काबुल चली आई थी। अफगान की भारी संख्या भागकर काबुल में शरण ली जो मुग़ल शासन का एक अंग था। नादिर अली शाह ने उन शरणार्थियों को वापस मांगा किंतु काबुल शासक इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कोई उत्तर नहीं दिया, जिसके कारणवश क्रुद्ध हो काबुल पर आक्रमण कर जीत लिया तथा उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अब चले हम जिस भारत के बारे में अभी हम लोग गपशप कर रहे हैं पाकिस्तान सहित, उसके लिए हम लोग सोचें वहाँ पर वो कैसे कैसे आया। मुग़ल शासन का खोखलापन उजागर हो चुका था, इसलिए वह अब दिल्ली की ओर चल दिया। वह दर्राए खैबर के मार्ग से भारतीय प्रायद्वीप के सीमाओं में प्रवेश किया। वह 29 जून
1938 को काबुल विजय करता हुआ पेशावर तथा लाहौर को 26 दिसंबर 1938 को अपने अधिकार में कर लिया। वह जैसे ही पंजाब विजय के क्रम में करनाल पहुंचा कि उसे ज्ञात हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला उसके मुकाबले पर आ रहा है, इसलिए उसने करनाल में अपना पड़ाव डाला। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह पेशावर तथा लाहौर को जीतता हुआ करनाल पंजाब में तक पहुंच गया, जो दिल्ली से 70 मील की दूरी पर 70 मील की उत्तर में था। मुगल शासन की कुव्यवस्था एवं पारिवारिक कलह का अनुभव इस बात से लगाया जा सकता है कि नादिर तो काबुल से 600 मील की दूरी तय करके करनाल पहुंच गया, किंतु मोहम्मद शाह रंगीला अपनी पूरी सेना 70 मील दूर करनाल तक नहीं भेज सका तथा तोपखाना पूरी सेना 70 मील दूर नहीं भेज सका। तोपखाना पहुंचने से पूर्व ही 24 फरवरी 1739 में लड़ाई शुरू हो गई। इसका परिणाम प्रत्यक्ष था। नादिर के तोपखाने ने हजारों भारतीय सैनिक भून डाले गए, किंतु ईरानी सेना की गणना के कुछ ही सैनिक मरे। अब आपको मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ नादिर शाह का दिल्ली में प्रवेश। यही चीज़ तारीख डेट जो है बिहार बोर्ड के इतिहास में हम लोग आज तक नहीं मिला, बिहार बोर्ड की किताबों में नहीं मिल पाई। और यही बिहार की सरजमी पर पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी की किताब में जो है पढ़ने के लिए मिली, पुरानी तारीख में, इतिहास में। तो नादिर शाह का दिल्ली में प्रवेश हो रहा है। अब नादिर शाह का दिल्ली में प्रवेश हो रहा है। करनाल विजय के पश्चात नादिर अली शाह 13 मार्च 1739 ईस्वी में एक विजेता के भाव से दिल्ली में प्रवेश किया और 20 मार्च 1739 को उसने दिल्ली में विजय जुलूस फतेहयाबी का जुलूस निकाला तथा वह दिल्ली में 2 महीने तक रहा। इस संदर्भ में 22 मार्च 1739 को ईरानी सैनिकों के बीच दंगा हो गया। दिल्ली वासियों और ईरानी सैनिकों के मध्य भारी लड़ाई हुई, जिसमें भारी संख्या में ईरानी मारे गए। नादिर शाह के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उसने दिल्ली में कत्ल आम की घोषणा कर दी, जिसमें 3000 दिल्ली निवासी मारे गए। अब वहाँ से वो जो है खाली नहीं भाग रहा है, अब ईरान वापसी की बारे में सोच रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नादिर अली शाह दिल्ली परित्याग करते समय शासन का बागडोर मोहम्मद शाह रंगीला को लौटा दिया, किंतु 200 वर्ष की जमा राशि, शाही भवन का धन तथा शाहजहाँ का प्रसिद्ध मोर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा अपने साथ ईरान ले गया। उसकी वापसी सिंधु के रास्ते से हुई। सिंधु नदी तक का पूरा क्षेत्र उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ईरान पहुंचने से पूर्व नादिर अली शाह ने 1740 में बुखारा तथा खेवा पर अधिकार कर लिया। इन दोनों राज्यों ने ईरान की अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखिए, जो पौधा जितने तेज़ी में बढ़ता है उतनी ही तेज़ी में वो फल फूल दे करके ख़त्म भी हो जाता है। उसी तरह से नादिर अली शाह की मृत्यु के संबंध में कुछ बात है। उसके जीवन के अंतिम क्षण की असफलता ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। इस स्थिति में वह संकालू
एवं बदमिजाज हो गया था तथा इस बदमिजाजी की स्थिति में उसने सुयोग पुत्र एवं योग उत्तराधिकारी रजा कुली खान को मात्र इस बेबुनियाद शंका की बुनियाद पर कि वह बाप को सत्ताच्युत करना चाहता है अंधा बना दिया। उसके इस कुकर्म से क्रुद्ध होकर जनता ने बगावतें शुरू कर दी। इन बगावतों को उसने कड़ाई से दमन करनी शुरू की तो उसका विरोध आम हो गया। अंततः 19 जून 1747 ईस्वी की रात्रि में उसके अंगरक्षक ने उसकी सोते में हत्या कर दी। जैसे को तैसा परिणाम मिलता ही है। तो अब देखिए, इसके बारे में हम लोगों को जानना भी ज़रूरी था। इस लिहाज मैंने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करके जो है इस वीडियो को तैयार करने के लिए मेहनत जारी की। बहुत सारी किताबों का मुताला करते करते वो जो है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में एक किताब थी, तो उसमें मिला था तारीख। सिर्फ बयान तो सब में मिलता है, मगर तारीख जो 13 मार्च 1739 को दिल्ली में घुसा था, ये तारीख के लिए मेहनत किया था मैंने। तो भैया जो आप इसको ध्यान से पढ़े सुन करके और पसंद आवे फिर तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, बेल बटन भी दबा देंगे। इतना ही कह करके मैं अपने इस आज के वीडियो कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो कार्यक्रम को अभी समाप्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।